हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ाया और टॉपिक था हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना। आज हम बात करेंगे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्चुअल में ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है इसे समझते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आप बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रखता है ये। तो इसमें एक पेयर किडनी होगा, वन पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर यूरेटर होगा, ए पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यानी कि एक यूरेथ्रा। चल के डायग्राम में आपको दिखा दें। ये देखिए, एक पेयर यानी दो की संख्या में किडनी है, यूरेटर की संख्या भी दो है, यूरिनरी ब्लैडर की संख्या एक है और यूरेथ्रा की संख्या एक है। ये हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, या आप इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। क्लियर। आइए इसको हाईलाइट कर लें जिससे कि ये सवाल याद रहे। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। हमारा जो ब्लड आता है वो छनता है किडनी में, उसके बाद यूरेटर के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचता है, और मतलब वो जो फिल्ट्रेट बनता है फाइनली जब छनने के बाद, और यूरेथ्रा से शरीर से बाहर निकल जाता है जो यूरिया हमें एक्सक्रीट आउट करना है वो। तो यस, ये पॉइंट आपका पूरा हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करनी है किडनीज क्या है। किडनी जो हमारी है ये क्या है, ठीक है। तो किडनी के बारे में सबसे पहला सवाल तो ये है, पूछा जाता है किडनी का शेप क्या है। तो बीन शेप का होता है। अक्सर आपने वीन शेप देखा होगा, मैं अभी डायग्राम में भी आपको चल के दिखा दूंगा। यस, किडनी और रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर, सेम के आकार का होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर। आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, दिस इज द बीन शेप स्ट्रक्चर। यस, ये स्ट्रक्चर है सेम के आकार का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, जो शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से बीन शेप। डायग्राम में भी चल के दिखा दूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यस, इसका शेप आपको याद करना है, दिस इज बीन शेप, यहां भी नोट करते रहेंगे। चलिए वापस आइए। अगला, इसकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन। तो लोकेशन के लिए आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखा है, लोकेशन के लिए आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि लास्ट थोरैसिक से लेके थर्ड लंबर। अगर आप अपनी थोरैसिक वर्टिब्रे देखें लास्ट, तो लास्ट जो होती है टोटल होती है संख्या 12, तो लास्ट वाली हो जाएगी T12, और थर्ड लंबर यानी लंबर L3, यानी किडनी की जो लोकेशन है वो T12 टू L3 है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और ये अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किडनी की लोकेशन कहाँ है। तो आप इसे मार्क करें, लास्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर, वर्टिब्रा क्लोज टू द डार्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर हुई बात। यानी ये जो बीन शेप का स्ट्रक्चर है ये लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे से थर्ड लंबर तक है। मैं आपको हाथ रख के नहीं दिखा सकता, बट आप अपने में लंबर और थोरैसिक का आइडिया आपको होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, सारी बात किडनी के बारे में कर रहा हूं। अब एब्डोमिनल कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी आप समझते हैं, हमारा एब्डोमेन जिसमें हमारा स्टमक है, लीवर है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब किडनी के डायमीटर की बात, किडनी के लेंथ की बात, किडनी की चौड़ाई की बात, किडनी के वजन की बात, इसको जरा समझते हैं। देखिए, अगर आप एक एक करके बात समझें तो हमारा जो किडनी है इसकी लेंथ याद करना इंपॉर्टेंट है, इसकी चौड़ाई याद करना इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे ना। विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, थिकनेस क्या है, थिकनेस भी याद करना इंपॉर्टेंट है, और इनका वजन कितना है ये इंपॉर्टेंट है। ये चारों सवाल आपको देखना है। सबसे पहला सवाल मन में आता है, लेंथ कितनी है। तो यस, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, नोट कर लीजिएगा बगल में, 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई देखेंगे तो 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 to
7 सेंटीमीटर। अगर थिकनेस देखेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर। वजन देखेंगे तो 120 से 170 ग्राम। ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए। किडनी की संख्या 2। किडनी का शेप बताएं। बीन शेप। किडनी की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। वजन 120 से 130 ग्राम 170 ग्राम। और लोकेशन कहाँ पाया जाएगा तो T12 से लेके L3 तक लोकेशन होती है इसके। क्लियर। अब आइए आगे। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर्स। अगर आप यहां पे देखें, ये अंदर की तरफ, दिस इज द कॉन्केव सरफेस। कॉन्केव सरफेस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कॉन्केव सरफेस। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। एक सवाल यही समझिएगा, ये जो कॉन्केव सरफेस है, इधर से ही इसी को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। टिक कर लेना, हाइलम बोलते हैं। यही यूरेटर, नर्व्स, ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं। कौन कौन? यूरेटर्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सब इंटर करेंगी। इस लाइन को खूब अच्छे से मार्क करना, आगे दिखा भी दूंगा। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हाइलम। एक गड्ढा, संरचना, ऐसे कुछ आप समझ सकते हैं। इसी में घुस जाएगा यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर्स, इसी में इंटर करेगा। इनर टू द हाइलम, अगर आप और अंदर देखेंगे तो इज ए ब्रॉड फनल शेप कॉल्ड रीनल पेल्विस, और उसी से प्रोजेक्टेड होगा कैलिसिस। अभी आपको आगे चल के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। एक डायग्राम हमारे पास है, ये देखिए यहां पे। ये स्ट्रक्चर जो था, ये जो कॉन्केव सरफेस दिख रहा है आपको, यहीं से देखिए आपकी जो मैंने अभी बोला है, नाम याद करिए, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और यूरेटर। देखिए यूरेटर इंटर कर रहा है, बोलो बेटा, वेन्स इंटर कर रही हैं, दिस इज द ब्लड वेसल्स। क्लियर। तो यस, यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो कॉन्केव सरफेस है, जो मैंने आपको दिखा के लाया हूं, ये वाला, इसी सरफेस से एंट्री हो रही है। ये हमारी हैं ब्लड वेसल्स। क्या है ये? ब्लड वेसल्स जो इंटर कर रही हैं। यूरेटर जो इंटर कर रहा है। क्लियर ना? चाहे वो आर्टरी हो या वेन, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हाइलम पे इंटर करेगा, ये वर्ड आपको समझना है। उसके बाद में लास्ट में मैंने आपसे कहा, उसको भी याद करिए, कि अगर थोड़ा और अंदर आप जाते हैं तो फनल शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। किस शेप का? फनल शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। आप ये देखिए ना, ये जो रीनल पेल्विस है, दिस इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज फनल शेप। फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। और आगे ये फिर क्या बनाएगा वो हम अभी बाद में बात करेंगे, बट आपको समझना है। और इसी फनल शेप से आपको क्या मिलेंगे? कैलिसिस मिलेंगे। कैलिसिस आप इसे समझ सकते हैं, कैलिक्स भी कहते हैं, कैलिसिस भी कहते हैं। कैलिसिस प्लूरल है, कैलिक्स सिंगुलर है। सिंगल को कैलिक्स बोलते हैं। और भी अभी समझाया जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस बात को समझना है। ठीक है बच्चों, चलो वापस आओ। इनर टू द हाइलम, अब आप इसी के अंदर जब जाते हो तो ये सारी चीज़ें इंटर हो रही हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर इंटर कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा फनल शेप का स्ट्रक्चर। ठीक है ना? फनल शेप का। और इससे फिर कैलिसिस अंदर की तरफ बनते हैं, फिर वहाँ पे मेडलरी पिरामिड, ऑल दिस थिंग्स बनते हैं। ठीक है, तो यस मार्क कर लीजिएगा, ब्रॉड फनल शेप। तो रीनल पेल्विस जो आपका दिखा है, रीनल पेल्विस का शेप आपको कहीं नोट कर लेना चाहिए। रीनल पेल्विस अगर इसमें कहीं दिख जाए, यस पेल्विस, तो इसका शेप लिख लेना, फनल शेप। फनल शेप, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, यहां भी देखे, दिख रहा आपको, एंट्री यहां से होगी, फिर अंदर। तो जब हाइलम के अंदर थोड़ा सा जाते हैं तो हमें रीनल पेल्विस दिखता है। बेटा मेरा टारगेट ये है कि आपको चीजें एक बार महसूस हो जाए तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, कंफर्टेबली इजी हो जाता है। आगे उसके बाद कह रहे हैं रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसिस। तो रीनल पेल्विस में आप देखेंगे, अगर ये देखिए, रीनल पेल्विस में ही ये प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। ये रीनल पेल्विस का पार्ट है, मान लीजिए यहां से ये प्रोजेक्शंस जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैलिसिस। क्या बोलते हैं? कैलिसिस। ये सारे कैलिसिस आपको दिख रहे हैं। अब मैं मिटा भी दूंगा इसको। ठीक है ना? बात पूरी साफ हो रही है? चलो, तो फिर से पूरी बात कर लेता हूं जल्दी से। और टॉपिक क्या हुआ हमारा? यहां पे हाइलम है, ये यहां पे चीजें एंटर कर रही हैं, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व, सारी चीजें एंटर करेंगी। क्लियर? अच्छा,
ये हमारा रीनल पेल्विस का पार्ट है, दिस इज रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से कैलिसिस निकलते हैं, आप दिख रहा होगा आपको, दिस इज द कैलिसिस। ये प्रोजेक्शंस है फ्रॉम रीनल पेल्विस, दिस इज द प्रोजेक्शन। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी हैं, आगे डिटेल में फिर बात होगी। यस, अब आइए किडनी पे हम आगे बढ़ें, उसके पहले आपको किडनी के बारे में थोड़ी बात और करा दूं। देखिए, ये आपका किडनी है, यहाँ ये आपका हाइलम का पार्ट है जहाँ से रीनल वेन और रीनल कैल्विन आर्टरी की एंट्री है, दिस इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। खेल खत्म। इसी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल, यानी किडनी के ऊपर पाया जाने वाला, दिस इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। जब एड्रीनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो फिर याद आएगी। किडनी, इसका शेप बीन शेप साइज बता दिया। अब इसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में हमें यहाँ कोई बात नहीं करनी। किडनी से ही निकल के ये यूरेटर आता है और फाइनली यूरिनरी ब्लैडर के साथ ऑब्लिक सेप्टा, अगर ये मान लीजिए ऐसे आ रहा है तो ये तिरछा खुलता है, ऐसे आ रहा है तिरछा खुलता है, जिससे कि बैकफ्लो ना हो। बात समझ पा रहे हैं ना, ये तिरछा खुलता है और उसके बाद आगे की तरफ यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये हमारा है, दिस इज कॉल्ड यूबी, यूरिनरी ब्लैडर। और इसमें एक विशेष प्रकार की मसल पाई जाती है, इसका नाम है डेट्रूसर मसल। यही जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो चीज़ें या जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है। ये हमारा यूरेथ्रा है, लास्ट पार्ट है जिसके थ्रू यूरिन बाहर चला जाता है। ध्यान रखना, इस यूरेथ्रा के पार्ट में दो स्फिनेक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिनेक्टर होता है, दूसरा एक्सटर्नल स्फिनेक्टर होता है। जो इंटरनल स्फिनेक्टर होता है ये इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और लास्ट वाला जो एक्सटर्नल स्फिनेक्टर है ये हमारे कंट्रोल में होता है। थोड़ी देर तक हम यूरिन को पास करना अपने नियंत्रण में रख के रोक सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद नहीं रोक सकते। क्लियर? उसके बाद नहीं रोक सकते। तो फिर से सुन लीजिएगा, ये किडनी है, यहां से यूरेटर निकल के आता है, ऑब्लिकली तिरछा खुलता है। तिरछा क्यों खुलता है वो मैंने आपको दिखा दिया कि जिससे वापस जाएगा तो यहीं से रुक जाएगा, ऊपर जा नहीं पाएगा, कोई स्फिनेक्टर नहीं है, इसीलिए ऑब्लिक ओपनिंग इसको प्रिवेंट करती है कि यूरिन बाहर पीछे मतलब जा ना पाए। यूरिनरी ब्लैडर में एक विशेष प्रकार की मसल है, याद रखिएगा, डेट्रूसर मसल कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर की जो कहानी है कि ये मेडुला क्या है और कॉर्टेक्स क्या है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। डिटेल में इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो इतनी बात आपको समझनी है। फाइनली, और यूरेथ्रा में दो स्फिनेक्टर है, एक अंदर एक बाहर, पूरी बात खत्म, स्फिनेक्टर वाली बात पूरी हो गई। ठीक है, तो पूरा हमारा यूरिनरी सिस्टम में आपने समझ लिया कि दो किडनी हमारे पास है यहाँ पे, जिनके बारे में अभी आगे बात होगी। दो यूरेटर है, ये किडनी से यूरिन को लेके जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। एक यूबी है और एक यूरेथ्रा है। इतनी बातें ये सब मिला के पूरा यूरिनरी सिस्टम पूरा करते हैं। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन को आपको पढ़ा देंगे तो किडनी खत्म हो जाएगा। यूरेटर के बारे में आपको बता दिया, दिस इज द पैसेज बाय विच after filtration of the urine, after formation of the urine comes outside and reaches towards the urinary bladder and just outside from the body via the urethra and urethral meter as well। तो उसके बाद हमने दो स्फिनेक्टर के बारे में बात करी जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, एक मसल के बारे में बात करी जिसको भी एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। तो इतनी बात जब पूरी हो जाए तो फिर आगे बढ़ने की इजाज़त हमें दें और फिर मैं आगे बढ़ के आपसे थोड़ी और बात करूँ। यस, आइए नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। द आउटर लेयर ऑफ किडनी, ध्यान से सुनना, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर लेयर ऑफ किडनी, किडनी की जो आउटर लेयरिंग है, ऐसे कुछ मान लीजिएगा, ये टफ कैप्सूल का बना होता है आउटर लेयर। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड मेडुला, अक्सर अंदर वाले पार्ट को हम मेडुला कहते हैं, और बाहर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। नोट कर लीजिएगा। तो यस, ये टफ कैप्सूल लेयर, बाहर की कवरिंग, आउटर बाहर, अंदर वाले को हमने कहा मेडुला और बाहर वाले को हमने कहा इनर मेडुला। क्लियर? तो यस, अंदर वाला मेडुला एंड आउटर वाला कॉर्टेक्स। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अभी आगे चल के आपको मैं डायग्राम में दिखा दूंगा। जो हमारा मेडुला है, यस, ये जो हमारा मेडुला है, जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज द मेडुला। ये
कई पार्ट में डिवाइड है, जिसे हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। यस, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, दिस इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस। ध्यान रखना, यहीं रुक जाइएगा। जो हमारा मेडुला वाला पार्ट है, यहाँ पे बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, समझना ज़्यादा है, जो मेडुला वाला पार्ट है ये कैलिसेस का फॉर्मेशन करता है, या आप ऐसे समझिए ये रीनल पिरामिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस नोन एज मेडुलरी पिरामिड, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस। किसमें इंटर कर जाएगा? कैलिसेस में। डायग्राम चल के देखा जाए। अब आगे देखें, इसके आगे आपको कैलिसेस मिलेंगे, इसके आगे आपको कैलिसेस मिलेंगे, अलग से भी डायग्राम आपको मिलेगा, अभी बिल्कुल चिंता ना करें। ये डायग्राम देखिए, मैं पूरा इसको मिटा के फिर आता हूँ। देखिए, ये हमारा अंदर रीनल मेडुलरी पिरामिड है, और ये इसने देखिए, आप देखिए ध्यान से, ये जो हमने बना रखा है ये रीनल पिरामिड है। रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड कहिए, पेंडुलरी पिरामिड ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेडुलरी पिरामिड है ये मेडुला पार्ट का पार्ट, किसका पार्ट है? ये मेडुला का पार्ट है, सेंटर का पार्ट है। ये कई पार्ट में डिवाइड हो गया है। मैं हाइलाइटर लेके आता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए ये एक सेकंड, देखिए ये जो पार्ट है आपका येलो कलर वाला, ये पूरा मेडुला का पार्ट है। इसने अपने पार्ट को कई पार्ट में डिवाइड कर लिया है, समझ पा रहे हैं ना? कई पार्ट में डिवाइड कर लिया है। क्लियर? तो यस, मेडुलरी पिरामिड डिवाइडेड इनटू, या मेडुला डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। और उसके बाद ध्यान से ये भी देखना, उसके बाद ये कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है? उसके बाद प्रोजेक्टिंग इनटू, ये देख, जैसे ये एक मेडुलरी पिरामिड है, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस, ये लाइन आपको समझनी है। प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस, कहाँ जाना है? कैलिसेस में। ये भी, ये आपका मेडुलरी पिरामिड है, और ये फिर कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है? कैलिसेस में। ये आपका मेडुलरी पिरामिड है, कहाँ कर रहा है? कैलिसेस में। अब ध्यान से देखिए, हमने बना रखा है इधर, दिस इज आवर मेडुलरी पिरामिड। ये देखिए मेडुलरी पिरामिड, दिस इज आवर मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये किसका पार्ट है? मेडुला का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेडुला का पार्ट है। यस, और फिर ये इंटर कहाँ कर रहा है? कैलिसेस में। हमने लिख रखा है इसका नाम माइनर कैलिसेस। मैं कलर बदल रहा हूँ, ये देखिए, दिस इज द कैलिसेस। जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूं जिससे कि आपको बात समझ में आए। दिस इज द कैलिसेस। तो मेडुलरी पिरामिड इंटर्स या प्रोजेक्टिंग इनटू कहां? कैलिसेस। दिस इज नोन एज माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स बाद में क्या बनाता है? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स जाके कहां खुलता है? यूरेटर में। और यूरेटर कहां खुलेगा जाके? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा और यूरिन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब नेफ्रॉन कहीं यहीं पाया जाएगा। कोई बात नहीं, हम पुरानी बातों के साथ फिर चलते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। देखिए बेटा, रिटेन करना, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस नोन एज मेडुलरी पिरामिड। अब क्लियर हो गया? मेडुला कई पिरामिड में कन्वर्ट हो गया, और फिर कहाँ खुल रहा है जाके? कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है? प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस। और इसका सिंगल क्या है? कैलिक्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधे से ज्यादा लोग ये सवाल गलत करते हैं। कैलिसेस का सिंगुलर कैलिक्स है। किसी से पूछ लो कैलिक्स क्या है तो फिर कुछ और बताएगा। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा, एक सेकेंड बेटा, ये हमारा, ध्यान से सुनना, ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट। क्या है ये? कॉर्टेक्स पार्ट। और ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये अंदर की तरफ धंस जाता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। यहाँ पे भी देखिए, ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये कलर का आपको दिख रहा है, ये अंदर की तरफ धंसता है और ये बनाता है रीनल कॉलम। आप इसे रीनल कॉलम कहें या कॉलम ऑफ बर्टनी कहें, क्या कहें? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉलम ऑफ बर्टनी किसका पार्ट है? कॉलम ऑफ बर्टनी कॉर्टेक्स का पार्ट है। That is very very important. I have no word to say how much this is important is. तो याद रखिएगा, पूरी बात मैंने यहाँ पे कम से कम 4 बार आपको बताई, फिर से बता रहा हूँ। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस, कॉर्टेक्स। जैसे ये हमारा एक पिरामिड हो गया, ये हमारा एक पिरामिड हो गया, ये हमारा एक पिरामिड हो गया। अब आगे क्या करेगा वो दिगर मसला है, बट अभी बात समझना।
मैं अनगिनत बार करके आपको दिखा दूं। और ये हमारा कॉर्टेक्स का पार्ट था, और ये कॉर्टेक्स का पार्ट यहाँ पे धंस के कुछ ये जुड़ा हुआ आगे, वो अगला अलग मैटर है। दिस इज फॉर्म्स रीनल, यस आंसर, कॉलम। क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम। बेटा याद हो जाना चाहिए आपको, यस याद हो जाना चाहिए। दिस इज कॉलम ऑफ बर्टनी। पूछते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी का फॉर्मेशन कौन करेगा? आंसर चाहिए, कॉर्टेक्स करेगा। पूरा डायग्राम फिर से डिस्कस किया जाए। यस, दिस इज द रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। अंदर की तरफ किसने बनाया? कॉर्टेक्स ने बनाया। ये हमारा मेडुलरी पिरामिड हो गया। इसने क्या, ये कैसे, किसका पार्ट है? मेडुला का है। ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये हमारा रीनल कैप्सूल है। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। टफ कैप्सूल है ये, ठीक है। ये यूरेटर है, बाद में यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ जाएगा। ये रीनल पेल्विस है, फनल शेप का है। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी कैलिसेस हैं। और ध्यान रखना, ये कैलिसेस जहां खुलेंगी वो मेजर कैलिक्स होगा, और मेजर कैलिक्स ये वाला पार्ट, दिस इज द, ये हमारा मेजर कैलिक्स है। और फिर मेजर कैलिक्स जहां खुलेगा वो रीनल पेल्विस होगा। डायग्राम देखिए, बहुत शानदार बना रखा है। यस, दिस इज आवर माइनर कैलिक्स। क्या है ये? माइनर कैलिक्स है। यहां तक पहुंचेगा यूरिन। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा है मेजर कैलिक्स। क्या है ये? मेजर कैलिक्स, ठीक है। और उसके बाद तीसरा, मैं जानबूझ के ये सब चीजें कर रहा हूं जिससे आप खूब अच्छे से सीख पाएं। और उसके बाद ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। दिस इज रीनल पेल्विस। कौन सा है? रीनल पेल्विस, ठीक है। और उसके बाद हमारा यूरेटर। समझ पा रहे ना? तो यस, ये हमारा माइनर कैलिक्स है और ये हमारा मेजर कैलिक्स है। बच्चों समस्या खत्म हुई? तो यस, अब एक बात और आपको बतानी है, ध्यान से समझना। ये जो दिख रहा है ना, फाइबर दिख रहा है, दिस इज फाइबर। इट इज नथिंग, इट इज द नेफ्रॉन। क्या है ये? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन ही तो यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। जो यूरिन, अब ध्यान से समझना भाई, नेफ्रॉन से यूरिन कहां पहुंचेगा? बोलो ना जल्दी से। कैलिसेस में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? कैलिसेस में। कैलिसेस से कहां पहुंचेगा? रीनल पेल्विस में पहुंचेगा। रीनल पेल्विस से कहां पहुंचेगा? यूरेटर में पहुंचेगा। यूरेटर से कहां पहुंचेगा? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। और यूरिनरी ब्लैडर से कहां पहुंचेगा? यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो अब ध्यान रखना, नेफ्रॉन हमारा यहाँ है। तो पूरा स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर सिर्फ नेफ्रॉन बता दिया जाए तो किडनी का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी सब तो क्लियर हो गया। क्लियर? अब हमने थोड़ा स्ट्रक्चर आपको यहाँ एक दो और बना रखा है, उनको भी आपको दिखाता हूं। लेकिन उसके पहले, द किडनी हैज नियरली 1 मिलियन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी के पास 1 मिलियन के आसपास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन याद रखना, एक किडनी या दो? ईच किडनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच किडनी कितना? लगभग नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन है। विच आर द फंक्शनल यूनिट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज द फंक्शनल यूनिट। ये क्या है? फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है। अब इसके आगे क्या है वो बाद में, लेकिन बाद में मतलब आगे अभी, बट अभी की डेट में बात करें तो ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो अगर ह्यूमन में पूछा जाए कि नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, तो नियरली लगभग 2 मिलियन के आसपास। कितनी? लगभग 2 मिलियंस के आसपास। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये हमारा क्या है, जो मैं जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बनाया था, ये हमारा रीनल कैप्सूल कवरिंग। अब ध्यान से हर चीज आपको दिख जाएगी। ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, ये रीनल पेल्विस है। ये देखिए यहाँ पे रीनल पेल्विस स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये हमारा क्या है? ये पूरा हमारा मेडुलरी पिरामिड है। क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड। ये हमारा क्या है? मेडुलरी पिरामिड। ये हमारा क्या है? मेडुलरी पिरामिड। कहाँ खुल रहा है ये? कैलिसेस में। ये देखिए लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ये हमारा। तो रीनल पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस। समझ पा रहे ना? रीनल पिरामिड जो आपका है
रीनल पिरामिड ये कहां प्रोजेक्ट करेगा? कैलेसिस में, ठीक है। उसके बाद मुलाकात किससे होगी? रीनल पेल्विस से, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। अब ध्यान से एक चीज देखते हैं जो मैं आपको बना के दिखा रहा था। इतने स्ट्रक्चर का, रीनल पिरामिड के इतने स्ट्रक्चर का अगर यहां पे टीएस काट के या ट्रांसफर सक्शन करके इनलार्ज किया जाए तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखने वाला है। और जो आपको दिखाना चाह रहे थे वो स्ट्रक्चर ये था कि इसमें जो धागे जैसी संरचना दिख रही है, दिस इज नेफ्रॉन। और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, यही तो हमारा नेफ्रॉन है। यही आपको दिखाना चाह रहे थे, यही हमारा नेफ्रॉन है। समझ में आई बात? एक नेफ्रॉन आपको दिखाया है और यहां पे मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन, 1 मिलियन के आसपास है। एक किडनी है ना, ये 1 मिलियन नेफ्रॉन है यहां पे, लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन है यहां पे। और ये सारे के सारे नेफ्रॉन बच्चों, ये सारे के सारे नेफ्रॉन अपने फिल्ट्रेशन को रीनल पेल्विस में पहुंचाएंगे। कहां? रीनल पेल्विस में। जो ये यूरिन को ट्रांसफर करेंगे फिल्ट्रेशन के बाद, वो यूरिन कहां पहुंचेगा? रीनल पेल्विस में। तो नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन कहां पहुंचेगा? रीनल पेल्विस में इकट्ठा होगा और उसके बाद वाया यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर सब बाहर चला जाएगा। तो अब हमें डिटेल में यही स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, दिस इज नेफ्रॉन। बस आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए कि रीनल पिरामिड वाले पार्ट में हमें ढेर सारे नेफ्रॉन दिखेंगे और इसी नेफ्रॉन को अब हमें डिटेल में पढ़ना है। बात समझ आ रही है? इसी नेफ्रॉन की हमें डिटेलिंग आगे करनी है। तो आइए नेफ्रॉन की डिटेलिंग करते हैं। क्लियर? यस। तो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगेन। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, one is glomerulus and second is renal tubule। renal tubule देख लेंगे स्ट्रक्चर चल के। ये देखिए, ये आपका है ग्लोमेरुलस और ये नीचे वाला आपका क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, आते हैं अभी। तो यस, क्या बोला मैंने? ध्यान से बताइए। ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ध्यान से सुनना, आसान है, आ जाएगा समझ में। 2 पार्ट है नेफ्रॉन के, 2 पार्ट है। एक रीनल ट्यूब्यूल जिसमें पीसीटी आता है, डीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले आते हैं, वो पार्ट है। दूसरा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखिए, आर्टरी की जो फाइन ब्रांच है उसका क्या नाम है? आर्टरियोल। समझ रहे हैं ना? तो आर्टरियोल ही क्या बनाएगा? जुड़ेगा जब आर्टरी से जुड़ेगा। समझ पा रहे ना? तो यस, आर्टरियोल पतली होती है और आर्टरी थोड़ा और हल्का सा चौड़ी होती है कंपेरेटिवली। तो आर्टरियोल क्या है? ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल। एक गुच्छा जैसी संरचना है ये। फाइन ब्रांच ऑफ रीनल, और जो किसका ब्रांच है? रीनल आर्टरी की ब्रांच है। किसकी है ये? रीनल आर्टरी की ब्रांच है। आइए अभी दिखाते हैं एक एक करके आपको। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट आर्टरियोल। कुछ ऐसा अभी ये देखिए, चल के डायग्राम देखिए। ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टरियोल का बना होता है और यहां से जब गुजरेगा तो इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होगा, निकलेगा तो एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर थोड़ा कम होगा। इसका डायमीटर थोड़ा कम होता है, इसका डायमीटर थोड़ा चौड़ा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो ग्लोमेरुलस क्या है? एफरेंट आर्टरियोल का गुच्छा है। क्या है ये? एफरेंट आर्टरियोल का गुच्छा है। समझना ध्यान से, मार्क वही कर लेना, कम समझ में आएगा तो भी। इसी में से ब्लड छनेगा। अभी आप समझ जाएंगे चीजों को। आगे थोड़ा और आगे बढ़ते तो आपको और समझ में आता। क्या? रीनल ट्यूब्यूल विगिंस विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बैमन्स कैप्सूल। अब ध्यान से देखो, ये मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने बना के दिखा दूं। ये देखिए, अभी मैं ऐसे ही बना के दिख रहा हूं। दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है? यस, रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत यहीं से होती है। कहां से? रीनल ट्यूब्यूल। मैं डायग्राम में दिखा दूं, जितना येलो पार्ट दिख रहा है, सबसे पहला बोमेंस कैप्सूल नंबर 1, उसके बाद बोलिए जल्दी से पीसीटी नंबर 2, उसके बाद यस लूप ऑफ हेनले नंबर 3, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नंबर 4। चलेगा? ये नंबर 4। ठीक है, चलो वापस आ जाइए। चारों स्ट्रक्चर आपको अभी एक एक करके दिखा दूंगा, बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आ जाओ।
तो यस, रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा बोमेंस कैप्सूल है। उसके बाद ये हमारा पीसीटी का स्ट्रक्चर होगा, फिर और आगे की बात हम आगे करेंगे। यस, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। एक सवाल और जो मैं और अच्छे से आपको बताना चाह रहा था, ये देखिए, यहीं से आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल आएगी, और जब ये यहाँ से जाएगी तो इसका डायमीटर थोड़ा सा कम होगा। दिस इज नोन एज इफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है ना, थोड़ा डायमीटर चौड़ा होता है। इसमें फिल्ट्रेशन के ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके की आप बात कर सकते हैं। तो ये जो गुच्छा है, दिस गुच्छा इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, तो एक पार्ट तो हमारा हो गया ग्लोमेरुलस का, और दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट आएंगे? एक आपका बोमेंस कैप्सूल, दूसरा आपका पीसीटी, तीसरा आपका लूप ऑफ हेनले, चौथा आपका डीसीटी। इतनी बात तो आप कर लो। चलो आगे देखते हैं। तो ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड मालपिघियन बॉडी। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखें, इस ग्लोमेरुलस को और बोमेंस कैप्सूल को, दोनों को मिला के एक नया नाम देते हैं, एंड दिस नेम्ड इज मालपिघियन बॉडी। मालपिघियन ट्यूब्यूल नहीं, याद रखिएगा, मालपिघियन बॉडी। दिस इज मालपिघियन बॉडी, या एक नया नाम है इसका रीनल कॉर्पसेल्स। क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पसेल्स। नोट कर लीजिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज, यस। तो रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस along with the बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस यानी वो टफ कैपिलरीज, और बोमेंस कैप्सूल को क्या बोलते हैं? मालपिघियन बॉडी या रीनल कॉर्पसेल्स। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? अगर आपको बोमेंस कैप्सूल और एफरेंट आर्ट्रियोल क्लियर या ग्लोमेरुलस क्लियर हो गया हो, तो पहले हमने बात करी कि नेफ्रॉन में पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, जो टफ फाइन कैपिलरीज आर्ट्रियोल का बना होता है, रीनल आर्टरी का, और उसके बाद इसी से ब्लड आएगा कल को छनने के लिए। प्रोसेस जब यूरिन का फॉर्मेशन बताऊंगा तब फिर बनाऊंगा, कई बार बनाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। फिर हमने कहा जो उसके बाद हमारा रीनल ट्यूब्यूल आता है। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट क्या है? बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट दोनों मिला के क्या बनाते हैं? मालपिघियन बॉडी। पूछा जाता है मालपिघियन बॉडी क्या होता है? तो बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, क्या नाम होता है दोनों का? यस, दोनों का नाम होगा मालपिघियन बॉडी। चलेगा, दौड़ेगा। ए हाईली क्वाइल्ड पार्ट पीसीटी, हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, हाईली क्वाइल्ड पार्ट है। अब इसको मिटाना इसलिए पड़ा बेटा, इतना लिखा पड़ा था क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ी सी असुविधा आएगी, जिसकी ज़रूरत अभी है नहीं। ठीक है, चलो ये पार्ट पूरा हो गया। तो दिस इज द ग्लोमेरुलस। ये हमारा क्या है? टफ कैपिलरीज था। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल था, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर्स था। काफ़ी कुछ आपने इसमें समझ भी लिया होगा। आइएगा नेक्स्ट, आइएगा इसी में। तो बात करते हैं बोमेंस कैप्सूल की। पूरा हो गया। अब बोमेंस कैप्सूल से आप आगे बढ़े तो दिस इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट। क्या नाम है ये? हाईली क्वाइल्ड है। क्या बोलेंगे इसको? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पहला पार्ट हो गया बोमेंस कैप्सूल, दूसरा पार्ट हो गया पीसीटी। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के बाद को पढ़ते हैं। देन उसके बाद पीछे पढ़ लिया था, यस, हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। देन नेक्स्ट देखेंगे लूप ऑफ हेनले। दिस इज हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी असल में कॉर्नर में दिखता नहीं, इसलिए एनसीईआरटी ओपन करना मजबूरी है। हो गया? ठीक है बच्चों, कहानी चल रही है पूरी ना? बिल्कुल ठीक है। चलो वापस आइए। तो पीसीटी की बात हो गई। उसके बाद पीसीटी के बाद देखिए, ये पीसीटी हो गया। तीसरा पार्ट लूप ऑफ हेनले, क्या बोलेंगे? हेयर पिन शेप। हेयर पिन शेप डिटेल बाद में बात करी जाएगी, कौन क्या काम करेगा उसके बारे में। तो यस, हेयर पिन शेप loop of Henle is the next part of the tubule
which has the descending and ascending limb. The ascending limb continue as highly coiled tubular region called DCT. ये चौथा पार्ट हो जाएगा। हम वापस आ रहे हैं अपने पॉइंट पे। यस देखिए, अगर आप देखें तो ये लूप ऑफ हेनले जो है ये हेयर पिन शेप का है। ये इसका कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग लिम्ब। और ये वाला कौन सा पार्ट है? असेंडिंग लिम्ब। और असेंडिंग लिम्ब कहाँ खोल रहा है? चौथे पार्ट में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो पहला पार्ट बोमेंस कैप्सूल। अब ध्यान से सुने, जो हमारा नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में दो पार्ट एनसीईआरटी ने लिखा है। एक आपका है ग्लोमेरुलस और दूसरा कौन सा है? रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल में कितने पार्ट हो गए हैं अब तक? 4। वन इज बोमेंस कैप्सूल, सेकेंड इज पीसीटी, थर्ड इज लूप ऑफ हेनले एंड फोर्थ इज डीसीटी। क्लियर? ये हमारा चौथा पार्ट होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले नीचे वाला है, ऊपर असेंडिंग वाला जाके कहां खुलता है? डीसीटी में। यस, यही बात आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है। क्या लिखा है? असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन called distal convoluted tubule. The DCT of many nephron opens into straight tube called collecting duct, many of which converge into open renal pelvis through the medullary pyramid in the calyces. अब उसके बाद ये जो DCT है, ये DCT of many nephron, DCT of many nephron, DCT of many nephron ओपेन्स इनटू, कहां खुलती हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ओपन इनटू कहां? कलेक्टिंग डक्ट। यानी कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहां लगभग 250 के आसपास नेफ्रॉन खुलते हैं। तो डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब सुनिए, उसके बाद ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। उसके बाद मैनी ऑफ विच कन्वर्ज, अब ये भी ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट कहां जाके खुलेंगी? रीनल पेल्विस में। कहां? रीनल पेल्विस में। और उसके बाद फिर ये यूरेटर के पास चली जाएंगी। पुरानी बात है हमारी। तो ये लाइन दोबारा आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुने। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसेस। तो कलेक्टिंग डक्ट बाद में कहां जाके ओपन होंगी? कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में, और उसके बाद फिर यूरेटर में जाना आसान रहेगा। चलेगा? डायग्राम चल के दिखाता हूं। ये देखिए, डीसीटी ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट। इसमें ये देखिए, ये एक नेफ्रॉन खुल रहा है, ये एक नेफ्रॉन यहां खुल रहा है। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है? मेनी डीसीटी ओपन्स इनटू इट। ढेर सारे डीसीटी ओपन। अब इसमें पीसीटी का फंक्शन क्या है, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास बहुत डायग्राम है, वहां बात करेंगे। यहां अभी तो स्ट्रक्चर ही क्लियर हो। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट हो गए, एक ग्लोमेरुलस जो आर्टियोल फाइन आर्टरी के कैपिलरीज का बना होता है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला पार्ट बोमेंस कैप्सूल, बाउल लाइक स्ट्रक्चर हमारा है। उसके बाद पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी। सारे स्ट्रक्चर याद हो जाने चाहिए यहाँ पे कि पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, सारी बातें क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी बात हो गई हमारी। फिर वापस फाइनली जाके रीनल पेल्विस में खुल जाएगा। तो डीसीटी हमारा फाइनली कलेक्टिंग डक्ट और कनेक्टिंग डक्ट जाके रीनल पेल्विस। पुरानी बातें कर चुके आया हूं। ये देखिए एक और स्ट्रक्चर, मैलपिगियन बॉडी। मैलपिगियन बॉडी को मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये देखिए, ये जो हमारा था रेड वाला जो स्ट्रक्चर जो हमारा है, दिस इज ग्लोमेरुलस। और ये हमारा है बोमेंस कैप्सूल। और इन दोनों को मिला के कहा मैलपिगियन बॉडी। क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर है। ये देखिए, इसका डायामीटर थोड़ा ज्यादा है, इसका डायामीटर ज्यादा है, इसका डायामीटर कम है। ये बात याद रखिएगा, इफ्रेंट का डायमीटर कम है, एफ्रेंट का ज़्यादा है। आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये हमारा इसी बोमेंस कैप्सूल से, ये देखिए इसी बोमेंस कैप्सूल से आगे हमारा जो पार्ट होगा वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। तो यहाँ पर बस आपको स्ट्रक्चर देखना है कि ये जो टफ्ट है, ये जो गुच्छा है,
ये जो टफ्ट हमारे पास आया है, जो ग्लोमेरुलस आया है, इसी में से ब्लड हमको आएगा कल को और यहाँ से छनेगा और पीसीटी से आगे जाएगा। ये डायग्राम, ये पूरी हाइपोथेसिस, ये पूरी परिकल्पना आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट आइए। द मैल्पिगियन कॉर्पसेल्स पीसीटी एंड डीसीटी, मैल्पिगियन कॉर्पसेल्स पीसीटी एंड डीसीटी of the nephron are situated in the cortical region of kidney where the loop of Henle dips into medulla. That is very very important question again. चल के फिर से देखना पड़ेगा डायग्राम में। ये देखिए, यहां तो नहीं दिख रहा होगा, अब आपको मैं कुछ समझाना चाहूंगा, उस बात को ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आके चल के आपको बताना पड़ेगा। ये देखिए, जो हमने मैल्पिगियन कॉर्पसेल्स का नाम लिया, पीसीटी का नाम लिया, डीसीटी का नाम लिया, ये सारे पार्ट कॉर्टिकल रीजन में होंगे या यूं कहें कॉर्टेक्स में होंगे। ये सवाल खूब पूछा जाता है। आप देखिए, ये डायग्राम हमारे पास संयुक्त से बना हुआ है, समझ रहे हैं ना, संयुक्त से हमारे पास ये डायग्राम है, और आप देखते कि ये ऊपर वाला जो रीजन, ये वाला कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या है हमारे पास? मैल्पिगियन कॉर्पसेल्स हैं, और क्या है आप देखिए ना, यहां पे मैल्पिगियन कॉर्पसेल्स यानी कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस हो गया। एनसीईआरटी ने जो लिखा है, आप देखिए पीसीटी आपको कहां दिख रहा है? पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉर्नेड ट्यूब्यूल, यस, इसी में दिख रहा है। तीसरा वाला स्ट्रक्चर डीसीटी आपको कहां दिख रहा है? डीसीटी ये भी यहीं दिख रहा है भैया। सिर्फ आपका लूप ऑफ हेनले कहां दिख रहा है? मेडुला में। ये सवाल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अनगिनत बार पूछा गया है। मैंने आपको दिखा भी दिया कि कॉर्टेक्स रीजन में आपके पास मैल्पिगियन कॉर्पसेल्स, पीसीटी और डीसीटी हैं, और मेडुला रीजन में लूप ऑफ हेनले है। चलो वापस आ जाओ, मार्क करो फटाक से। यस, तो मैल्पिगियन कॉर्पसेल्स, पीसीटी, डीसीटी of the nephron are situated in the cortical region of kidney where the loop of Henle dips in the medulla. That is very very important. In majority of the nephron, मानी 85% nephron, loop of Henle is too short and extend only very little in the medulla. 85% medulla nephron, 85% nephron, majority of nephron की बात कर रहे हैं, loop of Henle is too short and extend very little in the medulla, बहुत थोड़ा सा धंसता है। कितना? 85% नेफ्रॉन। ये देखिए, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कितना परसेंट केस में? 85% केस में। अब देखिए, लूप ऑफ हेनले वेरी लिटिल इन मेडुला, बहुत कम है। यहां पे लूप ऑफ हेनले डीपेंस मच मोर। इस प्रकार को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मतलब जक्स्टा, बिटवीन की बात कर रहे हैं, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, दिस इज जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, जो कि 15% केस में पाया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें लूप ऑफ हेनले बहुत कम धंसा होता है मेडुला में। और जक्स्टा मेडुलरी जो 15% केस है, आपको सामने दिख रहा होगा, यहां पे ठीक ठाक अच्छे से इंटर कर गया है। कौन? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले डीपेंस यानी अंदर धंसता है। सच काइंड ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और जिसमें नहीं धंसता, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ध्यान से समझें बात को, ये लिखा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन होते हैं। लूप ऑफ हेनले यहाँ पे काफी शार्ट होता है। यस, यही बात तो आपको मैं इतनी देर से समझा भी रहा था, यही बात तो आपको इतनी देर से समझा रहा था भैया। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन में, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, तो यस, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है। दूसरा, यहाँ पे एक पॉइंट और है, वासा रेक्टा यहाँ पे अब्सेंट है। क्या होता है वासा रेक्टा? अभी बता रहा हूं। तो सच नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना परसेंट केस में? 85%। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, सम मतलब 15% नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ी होती है, एंड रन डीप्स इनटू द मेडुला। अभी डायग्राम में दिखा था, काफी अंदर तक धंस जाती है। दिस इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। 15% केस में ऐसा होता है। लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग होता है, और इसमें वासा रेक्टा होता है। असल में वासा रेक्टा क्या है? लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ एक ब्लड वेसल्स रन करती है, उसी के पैरेलल, उसी को वासा रेक्टा कहते हैं। आगे इसके मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास
मालपिगन कॉर्पसल्स पीसीटी और डीसीटी ये कॉर्टेक्स रीजन में है, और मेडुला में सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले होता है। मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, मेडुला में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता, इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। कुछ नेफ्रॉन्स 15% के आसपास जिनका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, वो मेडुला में काफ़ी अंदर तक धंस जाता है, उसी में हमें वासा रेक्टा की ज़रूरत भी पड़ती है। लूप ऑफ हेनले के पैरेलल ब्लड वेसल्स का मूव करना जरूरी होता है। सच काइंड ऑफ इज नोन एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। लास्ट ये आपके पास डायग्राम है, आपको बात पूरी दिखनी चाहिए। ये हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जिसमें लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट है, और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले टू लॉन्ग है और काफ़ी अंदर तक मेडुला में धंस जाता है। ये 15% केस में होता है और ये 85% केस में होता है। क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट है आज का। एफरेंट आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फ्रॉम ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। दो बातें समझिए। रीनल ट्यूब्यूल, पूरा रीनल ट्यूब्यूल जो आपका है, उसके चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स मूव करती है उसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये आपको मिलेगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। और ए माइन्यूट वेसल्स from this network parallel to the loop of Henle forming U-shape vasa recta, and vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron। तो दो बातें आपको समझनी है। नेफ्रॉन के या रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स मूव करती है उसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, लेकिन लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ पैरेलल एक यू शेप की ब्लड वेसल्स, क्योंकि हेयर पिन शेप का आपके पास लूप ऑफ हेनले है, यू शेप की एक ब्लड वेसल्स मूव करती है जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। इसकी डिटेलिंग हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन डायग्राम में तो दिखा देंगे सर। ये देखिए, यस आपको ध्यान से देखना होगा, मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा लूप ऑफ हेनले था और लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ये देखिए, दिस इज कॉल्ड वासा रेक्टा। किसके चारों तरफ है? लूप ऑफ हेनले की तरफ। शेप क्या है? यू शेप। क्या फंक्शन है? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में अहम रोल प्ले करेगी। काउंटर करंट मैकेनिज्म आगे पढ़ाऊंगा तब। तो आज हम सिर्फ मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे थे कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल एंड एक्सेट्रा। और अगर कहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो डोंट वरी, हर एक पार्ट, चाहे पीसीटी हो, डीसीटी हो, लूप ऑफ हेनले हो, वासा रेक्टा हो, सबको दोबारा भी पढ़ना है। मैकेनिज्म में खूब पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।